और दाईं तरफ से भी, और जो सेंटर का जो दायरा है वो थोड़ा सिकुड़ा है। और हर पार्टी, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी भी सेंटर को हासिल करना चाहती थी और कंजर्वेटिव पार्टी भी सेंटर को हासिल करना चाहती थी। हार कंजर्वेटिव पार्टी की इसलिए हुई कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो सेंटर है उसको चुरा ले गई रिफॉर्म पार्टी, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी हारी। अगर आप वोट शेयर को देखें तो रिफॉर्म और कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर आप मिला दें तो लेबर पार्टी को हारना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यहाँ वोट शेयर से काम नहीं चलता। और कुछ कुछ मायनों में यही सिस्टम जो है वो अमेरिका का भी है, वहां भी यही चल रहा है। मैं कुछ देर पहले जो पलकी ने एक दो चीजें उठाई थी, ज्यादा इसको उलझाने की बजाय बुनियादी अगर हम बात करें तो सीधी सीधी संसाधनों की और संस्कृति की लड़ाई है ये इस वक्त। देखिए, यूरोप ने या वेस्ट ने या पूंजीवाद ने, जो भी नाम दें उसको, एक जन कल्याण का एक सपना तैयार किया, एक व्यवस्था तैयार की कि पेंशन सबको मोटी मिलेगी, रिटायरमेंट जो है वो एज एक खास होगी, उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर का जो वेतन है वो ठीक ठाक रहेगा, न्यूनतम मजदूरी आपकी सही रहेगी। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती जब आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी एज बढ़ रही है, लोग काम करने वाले कम हो गए हैं, रिटायरमेंट वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, और ऊपर से इन सब सपनों को पूरा करने के लिए उधार ले लेकर के हालत ये हो गई है। अभी जो सरकार बनेगी, अभी तक बनी नहीं है फ्रांस की सरकार, तो फ्रांस में यदि वामपंथी सरकार बनती है, दक्षिण मतलब मध्यमार्गी और वामपंथी दोनों की गठजोड़ से बनेगी, तो सबसे पहले तो मैक्रो साहब ने जो पेंशन सुधार किए थे वो वापस लेने होंगे। फिर रिटायरमेंट की एज जो वो बढ़ाना चाहते थे वो वापस लानी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर आय बढ़ानी पड़ेगी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। वहां जो कर्ज का लेवल है वो जीडीपी का 110 112% वैसे ही हो गया है, तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन से उनको डिस्क्वालीफाई होकर के बाहर हो जाना चाहिए। और ऊपर से वामपंथी जो है ये भी कहेंगे कि हम यूरोपियन यूनियन में रहना भी नहीं चाहते, हम अपनी शर्त पे रहेंगे। तो ये मूल लड़ाई है, और उसके साथ साथ जुड़ी है संस्कृति की लड़ाई। हर जगह देखिए, आप फ्रांस में देखिए, ये ठीक है कि फ्रांस में, यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, अमेरिका तो है ही माइग्रेंट्स का देश, शुरू से बाहर वाले लोग आते रहे हैं। लेकिन अब कुछ जो ऐसे समुदाय हैं, जैसे फ्रांस की बात करूं तो मुस्लिम आबादी 10% हो गई है फ्रांस में, और शहरों में 25% से ज्यादा आबादी है, बड़े शहरों में। इसी तरह से आप ब्रिटेन को देखें, 6.5% आबादी हो गई है। इसी तरह से अमेरिका में उतना अभी जो है प्रतिशत इतना ऊंचा नहीं है। लेकिन ये आबादी, मैं इसलिए मुस्लिम्स का यहाँ नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो समाज जी। में आकर के घुलना मिलना होता है, जो बाहर से समुदाय आता है वो समाज में घुलता मिलता है। इस्लाम ऐसा करता है कि वो समाज में आकर के अपनी जो अस्मिता है, अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहता है, घुलने मिलने की बात पीछे छूट जाती है। तो इस वजह से लोगों की आंखों में वो लोग खटकते हैं और वो निशाना बनते हैं। इसी वजह से उसी को नारा बना करके फिर दक्षिणपंथी पार्टियां आगे आती हैं। तो ये कुछ हद तक ये जो है संस्कृति और संसाधनों की लड़ाई है, जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पार्टियों के गठजोड़ों में दिखाई देगी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको इस तरह की बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था, बहुध्रुवीय व्यवस्था में दिखाई देगी, जहां कोई एक जो है वो अमेरिका की तरह से दादा नहीं होगा, बहुत सारे दादा होंगे, या लोग देश जो है मिलजुल के अपनी जरूरतों के हिसाब से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे, संधि करेंगे या संधि नहीं करेंगे। तो जी। विश्व जो है उस तरफ इस वक्त जा रहा है। बल्कि ये जो बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि अब जो चेंज हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी के तौर पे, मैं समझना चाहता हूँ। अभी उदाहरण दिया राजेश जी ने कि टोनी ब्लेयर के ज़माने में भी लेबर पार्टी थी, उसने भी इराक के समय उनका साथ दिया। नेशनल पॉलिसी के तौर पे इंडिया में भी बहुत सारे फैसले अलग अलग राजनीतिक दलों ने लिए जो नेशनल इंटरेस्ट के हो रहे होंगे। लेकिन क्या आपने ऐसा महसूस किया कि ये जो सोसाइटी के अंदर एग्रेशन हमने देखा है, बाइपोलर टाइप का बनता जा रहा है समाज, क्या पहले भी ऐसा था, हमको दिखता नहीं था, या अब पिछले 8 7 8 10 सालों में ज़्यादा तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में
बन रहा है और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न डेमोग्राफिक चेंज है। डेमोग्राफिक चेंज है, आई थिंक सोशल मीडिया भी है, क्योंकि जो डिवाइड है वो बहुत स्टार्कली सामने आ रहा है और वो बहुत एम्पलीफाई हो रहा है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में जब ट्रंप को गोली लगती है तो वो विद इन सेकेंड्स वो सब जगह पहुंचती है और लोग उस पर कमेंट करते हैं और इकोसिस्टम्स बनते हैं और एक प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। तो सोशल मीडिया इस डिवीजन को बहुत एम्पलीफाई करती है। मुझे लगता है कि हेट पॉलिटिक्स पहले भी थी, डिविजन्स पहले भी थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पहले भी थे, जिसके बेसिस पे सरकारें और नेता और पार्टीज़ और वोटर्स सब रिएक्ट करते थे। पर इस वक्त सोशल मीडिया के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है और वो हमें इम्पैक्ट भी करता है, क्योंकि जो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वैसे तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, पर ऐसे देखा जाए तो 2 ही पार्टीज़ हैं वहाँ पे। और जो डिसाइसिव फैक्टर होता है चुनाव में वो होते हैं स्विंग स्टेट्स। जो ब्लू स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं और जो रेड स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन्स के पास जाते हैं। तो वो जो 6-7 स्विंग स्टेट्स हैं वही तय करते हैं कि कौन जीतेगा, और स्विंग स्टेट्स को जीतने की ही कोशिश हर कैंडिडेट की होती है। तो जब इस तरह का इशू आगे आता है, और इस समय वो इमिग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है उनके लिए, इस समय इकोनॉमी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं और वो ज़्यादा एम्पलीफाई होते हैं। और जब सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स काम करते हैं तो जो अनडिसाइडेड वोटर होता है वो ज़्यादा स्वे होता है। यू गेट कॉट इन दैट, यू गेट ट्रैप्ड इन दैट बबल जो एल्गोरिदम्स क्रिएट करते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है जो सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, रिसोर्सेज आई थिंक आर अ वेरी बिग रीज़न। आज के ज़माने में जो ग्लोबल डेट है वो रिकॉर्ड हाई पे है। जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो पिछले 9 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। 2 बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाज़ा में, एक यूक्रेन में। उसके अलावा 30 से ज़्यादा मिलिट्री वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी दुनिया में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है और देश ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे कर लें। एक तरफ चाइना आगे बढ़ रहा है, एक तरफ इजराइल के जो पड़ोसी हैं वो उनके अगेंस्ट जो भी अपना अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा में कैसे किसी तरह से कोई डील हो। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इंटरनल डिविजन्स हैं, एंड रेसिज्म, समबडी रेज्ड हियर, रेसिज्म इज़ अ फैक्टर एंड रेसिज्म इज़ एम्पलीफाइड अगेन एंड एग्जैसरबेटेड, क्योंकि जो नेता हैं वो देखते हैं कि कैसा पब्लिक सेंटिमेंट है। तो अगर आप एक जो इमिग्रेंट है, असाइलम सीकर्स हैं, जो सीरिया से आए हैं, जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, क्यों आए हैं वो? क्योंकि आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी 20 साल तक अफ़गानिस्तान में, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप जाके एक अमेरिका ने एक बॉम्बिंग की थी, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसको कहा, और टेस्ट करने के लिए उन्होंने डाला। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो वेस्टर्न देशों में जाते हैं और उनके जो सिटीजन्स हैं उनको लगता है कि हमारे हिस्से के रिसोर्सेज इन लोगों को मिल रहे हैं। थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो हम जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, 4 उन्होंने टर्म्स अपनी, और जो चौथी टर्म थी वो उनकी लेगेसी डिफाइनिंग टर्म होनी चाहिए थी, पर वो सरकार बनाने में भी संघर्ष कर रही थी क्योंकि इमिग्रेशन इतना बड़ा टॉपिक बन गया था यूरोप में। तो ये सब जो डिविजन्स तो हैं सोसाइटी में, रिसोर्स क्रंच है, और पॉलिटिकल गेन के लिए जो नेता उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं और जो उनको उकसाते हैं वोटर्स को, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि आज अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फॉर्मर प्रेसिडेंट को गोली लगी। जी तनेजा जी, क्या एक बीच में जिक्र आया, 2-3 लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक मॉडल हमारा जो अब तक था वो फेल हो गया है और उसकी वजह से ये पूरा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये दुनिया भर का फिनोमेना है। क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं, पहली बात तो मैं अनरेस्ट क्या है, देखिए हम दुनिया को अगर ये माने कि एक यूनिट है पूरी पृथ्वी, महाद्वीप को भी भूल जाएं, देशों को भूल जाएं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स को भूल जाएं, पॉलिटिकल, कि दुनिया एक है, ऐसा तो है नहीं ना। अब तो पूरे विश्व को एक सरकार, एक व्यवस्था, एक सोच, एक संस्कृति, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो हम जबरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत आज की भी ये है कि जब मैं तमाम ट्रैक 2, 1 पॉइंट, ट्रैक 1.5, ट्रैक 1 की मीटिंग्स में जाता हूँ, या तमाम यूरोपीय या धनी देश बैठते हैं और हमारे जैसे विकासशील देश भी वहां जाते हैं,